हाँ जी, हम पिछले लेक्चर में पहुंच गए थे मोंटेस्क्यू पे। इट इज नेसेसरी फ्रॉम द वेरी नेचर ऑफ थिंग्स दैट पावर शुड बी ए चेक टू पावर। क्या मतलब है इसका? करो गेस। गेस क्या मतलब? सोचो, तुक्के नहीं मारने। अच्छा, मोंटेस्क्यू फेमस किसके लिए है? सर सेपरेशन ऑफ पावर्स वाली थ्योरी के लिए। सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी के लिए। अब उसके कंटेक्स्ट में सेपरेशन ऑफ पावर क्या था, याद है? कि किसी भी एक इंसान के पास तीनों पावर्स नहीं होनी चाहिए। कौन सी तीनों पावर्स? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। ये तीनों पावर एक ही बंदे के पास नहीं होनी चाहिए। अब इसके बैकग्राउंड में इस कोटेशन को पढ़ो। सर ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਵਾ। बिल्कुल। देखो, पावर की बेसिक नेचर ही ऐसी है। अगर तुम किसी की पावर को चेक में रखना चाहते हो, अगर तुम किसी की पावर को कंट्रोल में रखना चाहते हो, चेक में रखना चाहते हो, उसके ऑल्टरनेटिव पावर क्रिएट करनी जरूरी है। ठीक है? तभी जाके ये बैलेंस क्रिएट हो सकता है। तो मोंटेस्क्यू की ये जो पूरी थ्योरी है वो कहती है कि सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। ये तीनों अलग अलग लोगों के पास होनी चाहिए अगर अच्छी सरकार चलानी है। एक राजा तानाशाह कब बनता है? जब उसके पास ये तीनों पावर्स लग जाती हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। और अगर तुम चाहते हो कि हमेशा एक डेमोक्रेसी के लिए भी ये जरूरी है, मोंटेस्क्यू की इसी थ्योरी से डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आता है। ठीक है? कि अगर तुम चाहते हो कि एक अच्छी डेमोक्रेसी रहे तो ये तीनों पावर्स को अलग करके रखो। ठीक है? तीनों पावर्स को बिल्कुल सेपरेट करके रखो, तभी एक अच्छा सिस्टम चल पाएगा। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, ये सारी पावर्स अलग होनी चाहिए। अपडेट हो रहा है? क्या हो रहा है? एक मिनट होल्ड करना। हाँ जी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, ये सारी पावर्स को अलग करके रखो, तभी प्रॉपर चेक रहेगा पावर्स के ऊपर। इन तीनों को उसके बाद बराबर का बनाओ ताकि तीनों एक दूसरे के ऊपर नजर रख के रखें। ठीक है? पहले तो सेपरेशन और उसके बाद सिस्टम ऑफ क्या? चेक्स एंड बैलेंसेस, कि सब में बैलेंस पावर हो और एक दूसरे के ऊपर चेक रख सके। ठीक है? ये पूरा सिस्टम इससे होना चाहिए। क्लियर है? अब मोंटेस्क्यू के अकॉर्डिंग तीन टाइप की गवर्नमेंट होती है। एक मोनार्की जहां पे राजा और रानी रूलर हो, एक रिपब्लिक जहां पे एक इलेक्टेड लीडर हो, और तीसरा होता है डिस्पॉट। डिस्पॉट वही तानाशाह बन गया, डिक्टेटर बन गया। ठीक है? तो सबसे बुरा मतलब कोई भी इनमें से, ये दोनों में से कोई भी डिस्पॉट बन सकता है। वो तभी बन सकता है जब उसके पास तीनों पावर आ जाए। सबसे बेस्ट सिस्टम मोंटेस्क्यू ने बोला है रिपब्लिक है, जहां पे ऐसी सरकार हो जो लोगों द्वारा चुनी गई है, और सबसे अच्छी सरकार वही हो। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? और सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट तो मैं आपको ऊपर भी एक बार समझा चुका हूं, वही यहाँ पे फिर से लिखा है। ठीक है? कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री को बदलने वाला इंसान, necessity is blind until it becomes conscious. Freedom is the consciousness of necessity. क्या मतलब है इसका?
क्या मतलब है? बहुत ही ट्विस्टेड लाइन है, पर बहुत ही अच्छी लाइन है। ਸਰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। नहीं, आप क्या कह रहे थे सागर? नेसेसिटी तब तक फील नहीं होती जब तक वो रियलिटी में नहीं आती, लाइट में नहीं आती, तब तक उसे फील नहीं होती। इसे समझने के लिए पहले सेकंड स्टेटमेंट को समझो। हाँ जी, अभय गेस करना चाहोगे? सो फ्रीडम इम्पोर्टेंट है सर, अगर कॉन्शियस सोसाइटी का क्रिएशन चाहिए। फ्रीडम किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? सर सोसाइटी जिसमें मतलब कॉन्शियसनेस हो अपने नेसेसिटी के रिगार्डिंग। ये तो तुमने ये स्टेटमेंट को हिंदी में बोल दिया, मतलब नहीं क्लियर हुआ। देखो पहले सेकंड, फ्रीडम इज द कॉन्शियसनेस ऑफ नेसेसिटी। अगर तुम्हें कोई सोच रखनी है, तुम्हें कॉन्शियस मतलब तुम्हारे कॉन्शियस में सोच में कोई चीज तुम्हें, अगर तुम्हें महसूस करना है तुम्हारे लिए क्या जरूरी है क्या नहीं, उसके लिए सबसे पहले आजादी होनी चाहिए सोचने की। अगर तुम्हारे पास सोचने की आजादी है और तुम फ्रीली सोच सकते हो किसी भी डिस्ट्रैक्शन से दूर हो गए, मटेरियलिस्टिक चीजों से हटके, ठीक है, सरकार की तरफ से कोई प्रोपेगेंडा उससे हटके, सब कुछ से हटके अगर तुम सोच सकते हो, कभी तुम जान पाओगे कि एक्चुअली तुम्हारी लाइफ में तुम्हें किस चीज की जरूरत है और क्या चीज तुम्हारी लाइफ में बेफालतू में ही तुम्हारे ऊपर थोपी जा रही है। ठीक है, जैसे कि मतलब कार्ल मार्क्स के उसके प्रीव्यू से बताता हूं, जो अमेरिकन ड्रीम का सपना है कि जितना पैसा कमा सकते हो कमाओ, लाइफ इसी के ऊपर है सब कुछ। कई लोगों ने ये भी बोला है कि खुशी पैसे में नहीं है, खुशी अगर ढूंढोगे तभी है। तो वो क्यों अगले बोलते हैं, मतलब जो बहुत अमीर हो जाते हैं उनकी बात कर रहा हूं, अगले खुशी नहीं होते क्योंकि तुम्हें कल तक लग रहा था शायद पैसा नेसेसिटी है खुशी के लिए, पर कहीं जाके एहसास हुआ कि खुशी के लिए एक्चुअली मन की सैटिस्फैक्शन जरूरी है। तो तुम्हें नेसेसिटी क्या थी? खुश रहना। बेफालतू तुम्हें चीज क्या लगी कि पैसा होना चाहिए तभी तुम खुश होगे। तो ये दोनों चीजों को सेपरेट करके देखोगे तभी बात बनेगी। ठीक है, अगर तुम्हारे पास सोचने की आजादी होगी, सोच के ही तुम ये जो कुछ ट्रैप्स हैं लाइफ के उससे बच पाओगे। वो है कार्ल मार्क्स का कहना। अब समझ नहीं आया? आसान भाषा में समझाऊं कि तुम्हारी जो लाइफ है ना, हमारी लाइफ में हम जो चीजें जरूरी समझते हैं शायद वो चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं है। वो हमें सोसाइटी ने सिखा दिया है, हमारी पॉलिटी ने हमें सिखा दिया कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, पर शायद वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर तुम फर्क करना चाहते हो, तुम्हें सोचना जरूरी है कि क्या एक्चुअली इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। और सोचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है सोचने की आजादी। अब समझ आया? ऑनलाइन सबको क्लियर हो गया? तो कार्ल मार्क्स हिस्ट्री में क्यों फेमस है? वो तो इसने बोला ही था। वैसे कार्ल मार्क्स क्यों फेमस है? ਫਿਰ ਸਟੇਟਲੈਸ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹਲਕੀ ਤੋਂ। तो निकाला तो बखेरों को जाता है, तो ये क्यों फेमस था? जो इसकी मार्क्स की फिलॉसफी का शब्द है, बिल्कुल, जो बहुत इसकी कंट्रोवर्शियल ਸੀ ਇਹ।
क्यों था कंट्रोवर्शियल? ਇਹ और ਗੱਲਾਂ ऐसे ਹੀ ही ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ऐसा क्यों कर दिया इसने? क्या बातें की, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, किन बातों के लिए ये फेमस है? देखो, इसने इकोनॉमी, हिस्ट्री और सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इसने बोला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी जो बेसिकली है वो है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो कंट्रोल है वो सोसाइटी का रहे। ठीक है, मैं आसान भाषा में समझाता हूँ ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं। देखो, कार्ल मार्क्स ने क्या बोला? कार्ल मार्क्स ना कैपिटलिज्म के खिलाफ था। कार्ल मार्क्स का कहना था जो कैपिटलिज्म है इसमें क्या होता है, जो बेसिकली ओनर है वो हर चीज, जितने भी आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उन सब के ऊपर उसका होल्ड है। यानी कि लैंड, कैपिटल और लेबर, इन सारी चीजों के ऊपर इसका होल्ड है। जब सारी चीजों के ऊपर इसका होल्ड है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, तो इन्हें एक्सप्लॉइट करके ये बंदा अमीर बनी जा रहा है। बल्कि ये जो लोग सारा दिन हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड लेबर कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं गेन कर रहे हैं, ये एक्सप्लॉइटेड है, ये कुछ भी नहीं गेन कर पा रहे इससे। तो ये बंदा अमीर बनता जा रहा है, ये इनका कुछ बन नहीं रहा जो सब कुछ चाहते हैं। अगर तुम चाहते हो सोसाइटी इक्वल हो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ये सोसाइटी के कंट्रोल में ले आओ। सोसाइटी का मतलब है कम्यून बनाओ। कम्यून का मतलब होता है एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी। कम्यून का मतलब होता है कम्युनिटी। एक कम्यून बनाओ, कम्यून लैंड को भी कंट्रोल करे, कैपिटल को भी कंट्रोल करे और लोगों को काम भी दे। सब बराबर कंट्रीब्यूट करें, सब बराबर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, सबको बराबर रिवॉर्ड मिले। ये कम्यून का प्रिंसिपल होगा। ठीक है, इससे ना कोई पर्सन ज्यादा अमीर बनेगा, ना कोई पर्सन गरीब रहेगा। सबकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी, जो एक्चुअली नेसेसिटी है। ग्रीड नहीं, नीड। उसने कहा कैपिटलिज्म का पूरा सिस्टम ही ग्रीड के ऊपर है। इसकी जगह इस पे हो। क्लियर है? तो दूसरा, इसने रिलीजन को टारगेट किया। इसने कहा कि जो रिलीजन है ये एक्चुअली जो आपके कैपिटलिस्ट हैं इन्होंने, और जो आपकी सरकार है इन्होंने मिलके बनाया। इन्होंने क्या किया, मतलब कैपिटलिस्ट कहता सबसे ज्यादा पैसे देते हैं और स्टेट भी रिलीजन की सपोर्ट करती है ताकि आपके जितने भी रिवोल्ट हैं आप कभी भी रिवोल्ट ना करो। इंडिया में एक माइंडसेट का एग्जांपल दे देता हूं। इंडिया की सरकार भी रिलीजन्स को सपोर्ट करती है, बढ़ाती है, उसका एक रीजन है। एक कॉमन चीज तुमने लोगों को कहते हुए सुना होगा, भगवान ने जो दिया है बस उसी में खुश रहे। सुना है ना? किसी ने ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने जो दिया बस हम खुश हैं, भगवान जो देगा बस उसी में ही संतुष्ट है। जब ये रिलीजन के थ्रू तुम्हारी सोसाइटी में तुम्हें ये फीड किया जा रहा है तो तुम्हें बताया जा रहा है कि जो भी तुम्हारे साथ चल रहा है वो बेसिकली भगवान की मर्जी है। जब तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि किसी हायर पावर की मर्जी तुम्हारे ऊपर चल रही है, तुम कभी भी रिवोल्ट नहीं करोगे कि मेरे साथ मुझे फैसिलिटीज नहीं मिल रही, मुझे कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, मुझे फैसिलिटीज नहीं मिल रही।
मुझे सरकार ये चीजें नहीं दे रही, मुझे कोई भी फैक्ट्री ओनर है, कुछ भी है, वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, क्योंकि भगवान ने जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग जिंदगी चल रही है। तो इससे रिवोल्ट को चले जाते हैं। तो इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा था ये इनकी मिली भगत है, इसलिए सबसे पहले अपनी लाइफ से रिलीजन दूर करना जरूरी है। तभी जितनी भी आपकी दुनिया में कम्युनिस्ट कंट्रीज है ना, वो सबसे पहले रिलीजन को ही खत्म करती है। ठीक है, रिलीजन का नामो निशान मिटा देते हैं, क्योंकि अगर रिलीजन नहीं होगा तो लोग इस बहकावे में आएंगे ही नहीं। ठीक है, बाद में पर खुद ही इंट्रोड्यूस करते हैं रिलीजन को, क्योंकि जब पता चल जाता है कि ऐसे काम नहीं बनने वाला तो रिलीजन को इंट्रोड्यूस भी कर देते हैं दोबारा से। पहले पर कार्ल मार्क्स ने कहा रिलीजन को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि रिलीजन ओपियम ऑफ द मासेस है। ओपियम क्या होता है? ओपियम एक ड्रग है। तो ओपियम से होता क्या? नशा, बंदे इधर उधर गिरे पड़े होते हैं। रिलीजन यही काम करता है, लोगों में जान ही नहीं छोड़ता कि लोग रिवोल्ट कर सके, खत्म कर देता है। इसे कंज्यूम कर लिया, अगर तुमने रिलीजन को कंज्यूम कर लिया, तुम कभी भी रिवोल्ट नहीं करोगे, तुम हर चीज को अपना फेट, अपनी किस्मत मान के चलोगे। तो कार्ल मार्क्स कहता था रिलीजन नहीं होना चाहिए। आखिरी चीज उसने हिस्ट्री के बारे में बोला। कार्ल मार्क्स ने कहा अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे, हिस्ट्री हमेशा एक ही चीज है, वो है कि वो एक क्लास स्ट्रगल है। क्लास स्ट्रगल का क्या मतलब हुआ? कि हिस्ट्री जो है अमीरों के खिलाफ, जो इन्हें एक्सप्लॉइट, मतलब अमीर जो इन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, गरीबों की जंग है। पूरी की पूरी हिस्ट्री में हमेशा यही हुआ है कि जो एक्सप्लॉइटर होता है, जो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उससे हटाने के लिए हमेशा लोग इकट्ठे हुए हैं और इस बंदे को गद्दी से खत्म कर दिया गया। पूरी हिस्ट्री इसी से ही भरी हुई है। तो इसमें वो हमारे जो कॉलोनियल रूल है उसका भी एग्जांपल देता है कि दुनिया में कॉलोनियलिज्म, ब्रिटिश एम्पायर था क्या? कैपिटलिज्म का नमूना था। सारी दुनिया को लूट रहा था, खुद अमीर हो रहा था। इसी के चलते हुए सारी दुनिया में लहर चली इंडिपेंडेंस की और लोगों ने आज़ादी पाई। ठीक है, नहीं तो जब तक ब्रिटिशर्स आए नहीं थे इंडिया में, इंडिया एज अ कंसेप्ट कहाँ था? हमने कभी सोचा था? हमारे अपने इंडिया के अंदर ही 500 550 राजे थे। राजे अपने अपने एम्पायर में कंट्रोल करते थे, एक दूसरे से लड़ते रहते थे, कुछ लेना देना नहीं था। इंडिया एज अ होल कंसेप्ट, एक स्टेट के तौर पर, मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया कभी जुड़ा नहीं था या हिंदुस्तान रेफर नहीं किया जाता था वर्ड, वो तो वर्ड ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता था, पर एक नेशन, हमें आज़ादी लेनी है, अपनी खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, उसमें इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे कंसेप्ट देने हैं। ये तभी आए जब एक्सप्लॉयटेशन हमने देखा कि सबकी हो रही है, हम सब बिल्कुल सेम है, उसके थ्रू हमने स्ट्रगल किया और अपनी इंडिपेंडेंस अचीव की। ये कार्ल मार्क्स ने यही एग्जांपल दी। ठीक है, तो हमारा क्लास स्ट्रगल था। हम एक गरीब देश थे, हमने अमीर देश के खिलाफ अपनी जंग लड़ी और जीते, पीसफुल जंग, नॉन वायलेंस। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? ये इसकी कोटेशंस हैं, किसी कोटेशन पे डाउट है तो पूछो। सर थर्ड लास्ट। ठीक है, वो भी समझाता हूँ, और भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।
ये एक रेवोल्यूशनरी कोट है, द ओनली एंटीडोट टू मेंटल सफरिंग इज फिजिकल पेन। ये लोगों को कभी रेवोल्यूशनरी कोट है कि अगर तुम रेवोल्यूशन से डर लगता है कि चोट लग जाएगी, जान चली जाएगी, पर रोज रोज जो दिमाग में घुट के जी रहे हो, किसी की गुलामी सहन कर रहे हो, उससे तो बेटर है कि कहीं जाके रिवोल्ट करके मार खा के आ जाओ। कम से कम चैन की नींद तो आएगी कि आज मैं अपने हक के लिए खड़ा हुआ। जो रोज जो मेंटल सफरिंग है, उससे बेटर ही है फिजिकल सफरिंग, इसका एंटीडोट ही उससे है। ठीक है। फोर्थ, फॉर अ ब्यूरोक्रेट द वर्ल्ड इज अ मियर ऑब्जेक्ट टू बी मैनिपुलेटेड बाय हिम। बिल्कुल यही तुम्हारा काम होगा कल जब तुमने ब्यूरोक्रेट बनना है, एक सिविल सर्वेंट बनना है। देखो सिविल सर्वेंट्स का काम क्या होता है? सिविल सर्वेंट्स कोई नई नौकरी नहीं है, ये हजारों साल जब से स्टेट अपने आप में एग्जिस्ट करने लगी है तब से ब्यूरोक्रेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। कभी मंत्रियों के तौर पे, कभी उनकी भी एडमिनिस्ट्रेशन होती थी पूरी, एक पर एग्जिस्ट हमेशा करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स का काम क्या है? ब्यूरोक्रेट्स का काम है कि जो उन्हें काम, मतलब कोई भी उन्हें फील्ड दिया गया है, उसमें कोई भी अगेंस्ट ना हो स्टेट के और हर कोई उनकी बात सुने। तो उसके लिए क्या जरूरी होता है? लोगों को मैनिपुलेट करना। तुम्हारी एज अ फील्ड के एग्जांपल के तौर पे लगा के देख लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी तुम्हारे ऑफिस में आए तुम सबकी जरूरतें पूरी कर पाओ। तो तुम क्या करोगे? तुम हमेशा कोई ना कोई चीज से उसे घुमा के या किसी और तरीके से उसे भेज दोगे। तुम्हारा काम ही है कि मैनिपुलेट करते रहना चीजों को, कि बस दूसरा बंदा सेटिस्फाइड रहे, चाहे उसे कोई चीज मिल रही है चाहे नहीं मिल रही। तो ब्यूरोक्रेट्स का यही तो काम है। ठीक है, जो स्टेटस को मेंटेन करना है। कभी भी सोसाइटी में रेवोल्यूशन आए, लोगों को लगे चेंज हो रहा है, पर हो कुछ भी नहीं रहा। ठीक है। एक मिनट, डिसऑर्गेनाइज्ड वे में। सर 7th कोड भी बताना। ये डेमोक्रेसी वाला, हाँ जी सर। देखो डेमोक्रेसी इज द रोड टू सोशलिज्म। ये बहुत ही अच्छा कोट है। जो तुम सोशलिस्ट, जो हमारा प्रिंसिपल है प्रीएम्बल, उसे कभी डिफेंड करना हो वहां यूज कर सकते हैं। डेमोक्रेसी में होता क्या है? डेमोक्रेसी में कौन सरकार चुनता है? सो पीपल। बिल्कुल, लोग चुनते हैं ना। अब लोगों से अगर तुमने वोट दिलवानी है, मतलब तुम अगर पॉलिटिशियन हो, लोगों से अगर तुमने अपने आप को वोट दिलवानी है, तो तुम लोगों से क्या प्रॉमिस करोगे? कि मैं तुम्हें ये फैसिलिटी दूंगा, यहाँ पे सड़क बनवानी है सड़क बनवा के दूंगा, कुआं खुदवाना है कुआं खुदवा के दूंगा। तुम कर क्या रहे हो बेसिकली? सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म में वेलफेयर स्टेट बनती है जो लोगों का ध्यान रखती है। जब तुम डेमोक्रेसी में लोगों को ये वादे कर रहे हो कि हम तुम्हें ये देंगे, अल्टीमेटली यही तो वेलफेयर है। तुमने वो फैसिलिटीज तो दे ही दी ना। तो अगर लोगों के हाथ में तुम पावर दे दोगे अपना लीडर चुनने की, वो सोशलिज्म अपने आप तुम्हारी सोसाइटी में रखेगा, समाजवाद हमारी सोसाइटी में बना रहेगा। बट सर इलेक्शन होने के बाद वो प्रॉमिसेस मीट तो करते हैं। अरे पर सारे प्रोमिसेस नहीं मीट करते। पर तुम अपने आसपास देखोगे, जो सब्सिडी मिल रही है, जो सड़कें बन रही हैं, ठीक है, जो तुम्हें भारत नेट बनाया जा रहा है, ये है क्या? ये वेलफेयर ही तो है कि तुम्हें फैसिलिटीज मिल रही हैं। अगर एक राजे का रूल होता
उसके लिए कंपलसरी थोड़ी था कि रूरल एरियाज में जाके मैं सड़कें बनाऊं। हम जो रूरल एरियाज में सड़कें बना रहे हैं, मनरेगा जो कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है मनरेगा देके? एक कोई राजा होता, खुद सोच के देखो, एक राजा है, उसे मनरेगा करके क्या मिलना था? वो कहता है ये पैसा मैं अपने घर पे रख लूं। हम लोगों को पैसा बांट रहे हैं ना एक तरह से मनरेगा में, कि हर एक गरीब को कुछ खाने के लिए तो पैसा मिल जाए। यही तो वेलफेयर है, यही तो सोशलिज्म है। जस्ट बिकॉज वो और उसका परिवार भूखे ना रहे, हम उन्हें 500 रुपए दिहाड़ी दे रहे हैं अनस्किल्ड वर्क का। तो कोई भी काम के पैसे देना, ये भी तो सोशलिज्म हुआ। ये क्यों कर रहे हैं? सरकार को कोई मजा तो आता नहीं है इसमें, तो सरकार कर क्यों रही है? क्योंकि लोगों के वोट चाहिए, सोशलिज्म चाहिए, तभी होगा। वही चीज इसके थ्रू है। क्लियर है? यस सर। बहुत ही अच्छी कोट है, और ये आपको एसए का भी टॉपिक बन के आ सकती है। ठीक है, ये एसए की भी हेडिंग हो सकती है। एक्चुअली चलो इस सैटरडे हम यही करते, एसए लिखेंगे, तो इसके ऊपर रिसर्च करके रखना, सोच के रखना, अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोच के रखना। नेट पे तुम्हें कोई इतना मटेरियल नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। तो टाइम लगा के रोज 2-2 पॉइंट भी सोचोगे, कभी कुछ हिस्ट्री से 2 पॉइंट निकाल लो, किसी और से कर करके अपने सैटरडे तक ये टॉपिक तैयार करो। तुम्हारा सैटरडे को इसका एसए का टेस्ट है सबका। सर थर्ड समझाइयो। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकंड एज फार्स। फार्स होता है डिसऑर्गेनाइज्ड वे में कोई चीज अक्कर हो जाए। देखो, हिस्ट्री हमेशा अपने आप को रिपीट करती है। फर्स्ट एज ट्रेजेडी, कोई ना कोई किसी के ऊपर जुल्म हुआ या कोई अकरिंग हुई, वो हमेशा ट्रैजिक इंसिडेंट्स होते हैं। ट्रैजिक इंसिडेंट्स की बात क्या होता है, कई बार ना सडन रिवोल्ट उठते हैं। मतलब कार्ल मार्क्स के थोड़े रेवोल्यूशनरी कोट्स हैं, तो सडन रिवोल्ट उठते हैं। रिवोल्ट्स कभी भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, पहले ट्रेजेडी अकर होती है। ट्रेजेडी से लोगों के सेंटिमेंट जागते हैं, और फिर फार्स होता है कि डिसऑर्गेनाइज्ड वे में सारी स्टेट का ही तख्ता पलट होता है। ठीक है, फिर एक स्टेबल स्टेट बनेगी, फिर कहीं ट्रेजेडी होगी, फिर तख्ता पलट हो जाएगा। मतलब हर बार तख्ता पलट हो जरूरी नहीं, पर रेवोल्यूशन होगा वो जरूरी है। थॉमस जेफरसन, ये बंदा क्यों मशहूर है? कुछ लिखा था इसने? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिका की जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, जहां से उनकी आजादी की लड़ाई शुरू होती है, जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का डॉक्यूमेंट है ना, आज जो उनका प्रीएम्बल बनता है, वो थॉमस जेफरसन ने लिखा था। ये अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से था। बहुत ही अच्छा राइटर, बहुत ही मशहूर राइटर। और जब तुम्हें टाइम मिले, मैं तुम्हें एक मूवी रिकमेंड करूंगा, जरूर देखना, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। देखिए किसी ने? यस सर, हाँ विल स्मिथ की। हाँ, विल स्मिथ की मूवी है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। जिनके पास ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे लिखने में एक्चुअली वो मूवी काम की है। आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियोस पे है वो, तो जिनके पास प्राइम वीडियोस की सब्सक्रिप्शन है, वो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस सर्च करके उसे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी मूवी। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस क्या था? जैसे हमने अपने प्रीएम्बल में लिखा है कि हर इंडियन जो है उसे इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये सारे प्रिंसिपल्स हमने लिखे हैं ना। ठीक है, अब मैं, थॉमस जेफरसन ने सिर्फ एक गोल लिखा है यूएसए के सिटीजन्स के लिए, वो है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है?
परस्यूट क्या होता है? मिलना, परस्यू करना क्या होता है? कोशिश करना, परस्यू करना। तो खुशी को अचीव करने की परस्यूट। तो बहुत ही एक क्वेश्चन जो है कि थॉमस जेफरसन ने ये शब्दों का चॉइस क्यों किया? ये क्यों नहीं लिख दिया कि एवरी अमेरिकन गोल शुड बी टू बी हैप्पी? ये क्यों लिखा है कि हर अमेरिकन का गोल होना चाहिए परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस? परस्यू क्यों करना है? हाँ जी, बताओ, किसी को कुछ लगता है? सर हैप्पीनेस के लिए कोशिश करते रहना है, मतलब एफर्ट्स करते रहना है। तो क्या खुशी कभी मिलेगी नहीं? नहीं मिलेगी सर, कब मिलेगी? लाइक आप अचीव करेंगे गोल्स। हम्म। तो गोल क्या है लाइफ का? खुशी ढूंढना सर। वो तो है ही। चलो खुशी जैसे ढूंढ रहे हो, लेट्स सपोज के अभी पेपर क्लियर कर लोगे, वो तो हो गया, फिर क्या हमेशा के लिए खुश हो? कि फॉरएवर वाली हैप्पीनेस है? सर जैसे फिर गोल चेंज होते जाएंगे, अचीव होते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो जैसे हैप्पीनेस एक ऐसी happiness स्टेट है, होती थॉमस है। जेफरसन ने परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस क्यों लिखा है? हैप्पीनेस एक ऐसी स्टेट है, हैप्पीनेस के ऊपर एक्चुअली एस्टे का क्वेश्चन आया हुआ है, 2017 या 18 में आया था। हैप्पीनेस के ऊपर 2 बार ही आ चुके हैं एक्चुअली, लगातार 2 साल आया था, इसलिए मैं हैप्पीनेस इतनी उससे समझा रहा हूँ। एरिस्टोटल की वहां पे वो वर्चू की थ्योरी भी लिख सकते थे हैप्पीनेस वाली, यहाँ पे ये भी लिख सकते थे। तो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस कभी भी एक स्टेट नहीं होती जो तुम अचीव कर लोगे और वो रहेगी। हैप्पीनेस को तुम्हें लगातार परस्यू करना पड़ता है। आज खुश हो, कुछ पाया है, कल गोल बदल जाएगा, उस चीज से और खुशी नहीं मिलेगी क्योंकि तुम उसे पा चुके हो ऑलरेडी। तुम्हें कोई नई खुशी ढूंढने के लिए एक नया टारगेट चाहिए, वो टारगेट अचीव करोगे फिर खुशी मिल जाएगी, फिर आगे परस्यू करना पड़ेगा। तो लाइफ ही एक परस्यू ऑफ हैप्पीनेस, परस्यूट करना है हमें इसके ऊपर। लगातार हैप्पीनेस अचीव करने के लिए लाइफ में कोई गोल होना चाहिए, समथिंग टू डू। क्या था? समथिंग टू डू, समथिंग टू होप फॉर, नहीं समथिंग टू लव, समथिंग टू होप फॉर। किसने बोला ये? इसी बुक में पढ़ा है ये, समथिंग टू डू, समथिंग टू लव, समवन टू इमैनुअल लव। कैंट। इमैनुअल कंट उसने बोला था। ठीक है, आगे चलते जा रहे हैं, पीछे भूलते जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, पढ़ते रहो। अब कभी तुमने इक्वालिटी के ऊपर भी यूज करना हो ना, तुम थॉमस जेफरसन को वहां पे भी यूज कर सकते हो। ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, सब मेन, सबको बराबर बनाया हुआ। ये थॉमस जेफरसन ने ये भी बोला था, ठीक है, कि सबको बराबर बनाया हुआ था। फिर इसने लिबर्टी, फ्रीडम, इनएलिएबल राइट्स बोले थे कि सबके पास होने चाहिए, कोई इन्हें छीन ना पाए। फंडामेंटल राइट्स में तुम थॉमस जेफरसन को लिख सकते हैं। इनएलिएबल का होता है कि कोई भी किसी से छीन ना पाए, वो वाले राइट्स। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? तो ये इसके कोड्स हैं, किसी कोड में कोई डाउट पूछो। सर कोर्स के रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ जाएंगे हमें?
सर पीसीएस की अगर आप बात करोगे तो पीसीएस में एक आधा क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन कोर्ट्स के ही होते हैं, दो को तो होंगे ही कोर्ट्स के, ठीक है। बाकी किसी चीज का मीनिंग भी आपसे पूछा जा सकता है, तभी मैं ऊपर को डिटेल में चीजें पूछ रहा हूँ। जिन्होंने मेंस की तैयारी करनी है उनके लिए तो खैर बाद में आपने सर मेंस में भी अपेयर होना ही है, तो जो भी कर रहे हैं उनकी अलग, जिन्होंने बाद में भी होना है, मेंस में भी ये सब्जेक्ट आपकी एसे राइटिंग से लेके आपके हर पेपर की जो इंट्रोडक्शन है वो बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो इसकी मेन इंपॉर्टेंस ये है, यहाँ पे दो को क्वेश्चन यहाँ पे। सर फोर्थ दस्यो जी कोड फोर्थ की एक्सप्रेस करना चाहते हैं हिस्ट्री वाला, विनय जी यही ना हिस्ट्री वाला? हाँ जी सर, हिस्ट्री इन जनरल ओनली इन्फॉर्म्स अस। हाँ जी सर, फोर्थ वन। यही तो फोर्थ है, 1 2 3 4, मैं नंबर लिख देना। हाँ जी आही है सर हिस्ट्री वाला। हिस्ट्री वाला, हिस्ट्री इन जनरल ओनली इन्फॉर्म्स अस व्हाट बैड गवर्नमेंट इज। देखो कभी भी हिस्ट्री हमेशा हमें एक लेसन देती है अपने आप में कि हम रिफॉर्म्स कैसे ला सकते हैं। हम जब भी हिस्ट्री में देखते हैं, हम हमेशा हिस्ट्री को हमने जब भी पढ़ा है, हमने रेयरली ही कभी गवर्नमेंट्स की तारीफ की है। हम हमेशा हर गवर्नेंस, हर गवर्नमेंट सिस्टम में कमियां निकालते और यही चीज करनी जरूरी भी है। अगर हमें ये लगेगा कि हमारी हिस्ट्री में हमारा सिस्टम परफेक्ट है, हम कभी भी अपने सिस्टम को चेंज ही नहीं करेंगे। और जब हम अपने सिस्टम को रिफॉर्म कर देते हैं, तब हम सोचते हैं कि उस जमाने में कितनी घटिया सरकार होती थी कि कुछ करती ही नहीं थी, या कितनी डिस्क्रिमिनेटिंग लोग थे। तुम ये लगा लो जैसे अमेरिकन हिस्ट्री में 60s तक तो तुम्हारे ब्लैक्स को कोई फंडामेंटल राइट्स, कोई सिविल राइट्स ही नहीं थे। तो उससे पहले की सारी सरकारों को आज बुरा समझा जाता है कि क्या कर रहे थे उनके लोग, उनके प्रेसिडेंट्स को रेसिस्ट बोला जाता है, पर उस टाइम तो वैलिड था। आज उनकी वो सारी पुरानी सरकारों को और प्रेसिडेंट्स को क्रिटिसाइज करते हैं कि कैसे लोग थे ये जो गुलाम रखते थे, पर वहां पे तब एक्सेप्टेड नॉर्म था। पर हमने अपने आप को रिफॉर्म कर लिया, तभी हमें वो चीज बुरी लगती है। तो हिस्ट्री एक रिप्रेजेंट क्या बन गया, सारी बुरी सरकारों का एक इमेज बन गया, क्योंकि हम सबसे बेटर है। हर एज पिछली एज से बेटर होती है। अगर तुम्हें कभी हिस्ट्री में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे रहने का मौका मिले, तुम किस पॉइंट ऑफ टाइम पे रहोगे? हाँ जी, तुम्हें मैं टाइम मशीन दे रहा हूं, तुम हिस्ट्री में किसी भी मूवमेंट में जाके, वन टाइम ट्रिप है, वहां जाके वहीं सेटल हो सकते हो। कौन इंडस सा? वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, तुम्हें क्या पता वहां पे क्या होता था? बाकी नाल तो बहुत ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਸੀ। ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ इंडिपेंडेंस मिली सी इंडिया तो खाण ਨੂੰ भी कुछ नहीं सी। मैं तो हर ग्रेजुएशन एक, टाइम में जाना चाहूंगा सर, हाँ जी। ग्रेजुएशन टाइम में जाना चाहूंगा अपने दोबारा। चलो वो तो बिल्कुल, तो हम कॉलेज के, चलो वो तो चलो प्रेजेंट हिस्ट्री आ गई। तो ये हिस्ट्री में हमेशा बोला जाता है द बेस्ट टाइम टू लिव इन हिस्ट्री इज इन प्रेजेंट, क्योंकि हिस्ट्री में इतनी आजादी, इतनी प्रॉस्पेरिटी, इतनी तरक्की कहीं नहीं है जब जो तुम आज विटनेस कर रहे हो। तो यही चीज, ठीक है, तो ये चीज जरूरी है समझनी कि हम क्यों इसे कहते हैं कि सबसे बेटर लाइफ है, क्योंकि हम अपनी सोसाइटी, अपने सिस्टम को रिफॉर्म करते आ रहे हैं। तो पीछे हमें जब भी हम देखेंगे हिस्ट्री में, सारी सरकारें बुरी ही दिखेंगी, है ना, है ना। ठीक है, और किसी कोटेशन में डाउट? 6th वाला सर। If a nation expects to be ignorant and free in a state of civilization, it expects what never was and never will be। ठीक है,
अगर ये मॉडर्न आपके रिलेशन के ऊपर कोर्ट सूट करता है, अगर कोई स्टेट ये उम्मीद करती है कि हमें पूरी आज़ादी मिल जाएगी, हमारे इंटरनल अफेयर में कोई इंटरफेयर ना करे, हमें बिल्कुल अकेला छोड़ दो, तो ना ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ है ना हो सकता है। आज तक ऐसी कोई सिविलाइजेशन नहीं हुई जो बिल्कुल ही अलग होके रह गई। कोई ना कोई बाहर से आएगा ही आएगा इंटरफेयर करने, कोई ना कोई किसी ना किसी के साथ तो तुम भी ट्रेड करोगे ही करोगे। कोई भी नेशन बाकी सबसे अलग होके कभी नहीं रह सकता, क्योंकि सिविलाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल ही ये है, तुम्हें कनेक्ट करके ही जीना पड़ता है। कुछ चीजें तुम किसी को दोगे, कुछ चीजें कोई तुम्हें देगा। ठीक है, ये चीज। The third. Third, our civil rights have no dependence on our religious opinions any more than our opinions in physics and geometry. बिल्कुल देखो, तुम्हारे जो सिविल राइट्स हैं, जो तुम्हारे बेसिक राइट्स हैं, थॉमस जेफरसन लिबर्टी बिकॉज ये सारी चीजों को प्रमोट करते थे। उन्होंने ये बोला कि जो तुम्हारे ये रिलीजन है जो आपके ऊपर रोक लगा रहे हैं हर चीज के ऊपर, इनका तुम्हारे ओपिनियन से कुछ लेना देना नहीं है, ये तुम्हारे ओपिनियंस के सामने कुछ नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता रिलीजन क्या कहता है, अगर तुम्हारे ओपिनियन में कोई चीज सही है, रिलीजन की परवाह मत करो। उसी तरीके से कि तुम जो मर्जी सोच रहे हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री, मतलब ये कंपैरिजन में, फिजिक्स अगर तुम सोचते हो ग्रेविटी नहीं है, क्या ग्रेविटी एक्चुअली नहीं है? ग्रेविटी तो एग्जिस्ट करेगी ना। न्यूटन के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, कुछ भी है, वो सब कुछ वैसे ही एग्जिस्ट करेगा। तुम्हारे ओपिनियन जो मर्जी हो, कोई मैटर नहीं करता। वैसे रिलीजन की जो मर्जी सोच हो, उसका तुम्हारी आजादियों से कुछ लेना देना नहीं। आजादी एग्जिस्ट करेंगी ही करेंगी, चाहे तुम्हारा रिलीजन चाहे चाहे ना चाहे। क्लियर है? और कोई? The most valuable of all talents is that of never using two words when one will do. ये वो कहते हैं कि अगर कम बात में बात बन रही है, ज्यादा बेहतर है। अगर मतलब इनडायरेक्टली कोड भी ये समझा देता हूं, अगर तुम बहुत ही कम शब्दों में अपनी सारी बात, पहले तो डायरेक्ट समझाता हूँ, अगर तुम किसी को बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात समझा सकते हो ना, तो तुम्हें कभी भी पूरी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है? और मैं उस चीज को मुझे दो वर्ड लिखे मैंने कि मैंने ऑलरेडी दो वर्ड को लिखे ऐसे। हाँ, तो इसे और चीजों से भी जोड़ सकते हो कि अगर कम चीजों से बात हो सकती है तो ज्यादा चीजों में वैसे भी क्या जरूरत है। ठीक है? जैसे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को भी इसमें लेके आ सकते हैं। ऐसे लिखना है तो हर फील्ड से कुछ ना कुछ निकालना है, तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि लोग ज्यादा एम्प्लॉय किए हुए हैं पर काम किया नहीं। मतलब इनडायरेक्टली तुम कोड को देखो, ऐसे लिख रहे हैं, हर जगह से वैरायटी देनी पड़ती है, तो अलग अलग सब्जेक्ट से तुम्हें ये चीजें निकालनी पड़ेगी। तो सोचते रहा करो। द अर्थ बिलोंग्स टू द लिविंग नॉट टू द डेड। ये जो कॉल ऑफ ड्यूटी जो लोग खेलते हैं उसमें भी कोट आता होता है। ठीक है, तो अगर तुम गेम्स खेलने का शौक रखते हो उसमें भी ये कोट आता है, द अर्थ बिलोंग्स टू द लिविंग नॉट टू द डेड। देखो फ्यूचर क्या है, वॉर्स का एंड क्या है, वॉर्स के बाद क्या मिलना है। जो लोग एक्चुअली जंग में जाते हैं, ठीक है, जंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वो कुछ वादों पे, कुछ आइडल्स पे पार्टिसिपेट कर जाते हैं कि शायद इस जंग के बाद ये सारी चीजें होंगी, पर उन्होंने कभी वो जिंदा ही नहीं रहते ये देखने के लिए। मतलब सारे लोग जिंदा नहीं रहते देखने के लिए कि एक्चुअली वो चीज हुई भी है या नहीं हुई। चीजों को वही विटनेस करते हैं जो जिंदा रहते हैं। तो जिंदा रहो। ठीक है, तो अर्थ
डेड अपने आइडल्स के साथ ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जिन आइडल से मतलब ये वॉर के रिगार्डिंग ही कोट है। ठीक है, वॉर के रिगार्डिंग ही यूज किया जाता है कि अर्थ बिलोंग्स टू द लिविंग। जो जी रहे हैं अर्थ उनकी है, जो मर गए चाहे किसी भी आइडल के लिए मरे हो वो तो कभी जिंदा ही नहीं रहे देखने के लिए कि एक्चुअली वो चीज रही भी या नहीं रही। ठीक है, भगत सिंह ने भी तो यही किया, उनकी कुर्बानी थी कि जो आने वाली जनरेशन है वो अच्छे से रहे, उसके लिए मैं कुर्बानी दूं। उन्होंने अर्थ तुम्हें सौंप दी थी एक तरह से, उन्हें थोड़ी कोई बेनिफिट मिल रहा था जब उन्होंने कुर्बानी दी है। उन्हें तो फांसी लग गई, तो उन्होंने फांसी तुम्हारे लिए तो दी है। क्लियर है? तो ये था आपका आज का छोटा सा लेक्चर।